आज हम चला रहे हैं स्कोडा काइलैक एंड आज इस गाड़ी का करने वाले हैं हाईवे का माइलेज टेस्ट। देखो कंपनी क्लेम करती है 19.6 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, लेकिन इंटरनेट पे काफ़ी कुछ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गाड़ी हाईवे पे भी 12-13 का माइलेज देती है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 19-20 का देती है और कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये गाड़ी 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है हाईवे पे। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो हम आज आपके लिए करने वाले हैं। हम कोई हाइपर माइलिंग नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमने माइलेज निकालनी है इस गाड़ी से। नॉर्मल जैसे बंदा चलाता है उस हिसाब से गाड़ी चलाने वाले हैं। 90 से 120 के स्पीड बैंड्स में गाड़ी को रखेंगे और देखते हैं कितनी माइलेज ये हमें देती है। सो अभी हम रिफिल करवा रहे हैं गाड़ी को एंड इससे कोई लेना देना नहीं है। जब हम माइलेज टेस्ट करके आएंगे तो दोबारा सेम जगह पे ही रिफिल करवाएंगे एंड तब देखेंगे कितनी माइलेज देती है। सो अभी ऑटो कट हो गया है एंड गाड़ी में 9.5 लीटर के करीब फ्यूल आया है। ओके, सो मीटर रीसेट कर देते हैं हम। देखो तो MID से कर सकते हैं इसको ना, यहाँ से जाके कार पे आप जाओगे, कार के बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड देन रीसेट सिंस स्टार्ट। ओके, सो रीसेट हो गया। यहाँ पे भी आप चेक करोगे, सो यहाँ पे रीसेट जो है वो अपना मीटर हो गया है। गाड़ी दिखा दूँ मैं आपको। सो 4726 किलोमीटर चली हुई है। अभी रेंज हमें दिखा रही है 490 किलोमीटर की। सो हमेशा की तरह हम अपना हाईवे माइलेज टेस्ट KMP एक्सप्रेस वे पे ही करने वाले हैं। ये पचगावा गुड़गावा का एरिया है एंड हाईवे ठीक ठाक है। KMP यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं तो कंडीशन ठीक है, 90-100 के आसपास हम चला सकते हैं। स्पीड लिमिट 100 है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 110 एंड 100 के आसपास जो है वो गाड़ी को चलाए। चलिए, ड्राइव हमने स्टार्ट कर दी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि काइलैक एक्चुअल में एक प्रोडक्ट है क्या। तो देखो, ये एक सब 4 मीटर गाड़ी है, कॉम्पीट करती है ब्रेजा से, सोनेट से, नेक्सॉन से, आपकी महिंद्रा XUV 3XO से और जितनी भी सब 4 मीटर गाड़ी आती है, 4 मीटर से छोटी आती है, उन सब से कॉम्पीट करती है। इसके ऊपर वाले सेगमेंट में फिर स्कोडा की तरफ से कुसैक आती है। बट अगर आपको एक गाड़ी चाहिए 8 लाख रुपए के करीब जो स्टार्ट हो जाए और टॉप वेरिएंट जो है जिसका 12-13 लाख रुपए के करीब जाए, तो फिर काइलैक जो है वो आपके लिए गाड़ी बन जाती है। क्योंकि प्राइसिंग ना इसका काफ़ी बढ़िया जो है वो स्टार्ट होता है। बेस वेरिएंट का प्राइस 7,60,000 रुपये एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है और उस प्राइस में कोई भी ब्रांड आपको एक TSI इंजन ऑफर नहीं करता। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव काइलैक के पास है। ठीक है, मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। फिर अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट्स की तरफ जाते हो तो आपके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी ऑफर किए जाते हैं। टोटल अपने पास 6 वेरिएंट है काइलैक में। हम फिलहाल इसका टॉप ऑफ द लाइन प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट ड्राइव कर रहे हैं। मैनुअल में प्राइसिंग देखोगे तो 11,99,000 रुपए एक शोरूम है एंड ऑटोमेटिक में ये गाड़ी आपको 12,99,000 रुपए कॉस्ट करती है। सो ऑटोमेटिक मैनुअल से 1 लाख रुपए ज़्यादा आपको कॉस्ट करने वाला है। अब इस प्राइस पे इस गाड़ी को लेना जस्टिफाई होता है, नहीं होता है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, वो सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं काइलैक की जितनी भी वीडियोज हमारे चैनल पे आएगी। आज दूसरे दिन हम इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं एंड हम इसको लगभग 6 से 7 दिन ड्राइव करने वाले हैं। सो सब कुछ इस गाड़ी के बारे में अपने चैनल पे आने वाला है। चलिए, हाईवे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। सो गाड़ी हमने चला ली है अप्रोक्स 10 किलोमीटर और ये हमें फ्यूल इकोनॉमी शो कर रही है लगभग 14 किलोमीटर पर लीटर की। सो इंजन इस गाड़ी में 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन आपको मिलता है एंड 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेयर किया जाता है। ऑल्सो यहाँ पे 6 स्पीड का ही टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स आपको ऑफर किया जाता है। हम फिलहाल ये मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं एंड मैंने आपको बता दिया कि मैनुअल और उसमें 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है। देखो, पावरफुल अगर आपको एक इंजन चाहिए, आपको चाहिए वो ड्राइविंग फील, तो काइलैक आपके लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। स्कोडा और फोक्सवैगन ग्रुप जाना ही जाता है अपनी एक ड्राइविंग फील के लिए, अपने पावरफुल इंजन्स के लिए, तो वो चीज़ डेफिनेटली काइलैक के साथ भी आपको मिलने वाली है। 115 PS की पावर एंड 178 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करती है। 178 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क काफ़ी अच्छे से पुल करता है हाईवे पे। जब आप ओवरटेक करते हो या फिर आप हिली एरिया में जाते हो तो आपको एक अच्छा पुल मिलता है, जिस वजह से गाड़ी चलाने में आपको डेफिनेटली मज़ा आता है। लेकिन फिर जब बात आती है माइलेज की ना, तो लोग थोड़ा सा डिसपॉइंट रहते हैं इनकी गाड़ियों से। माइलेज देने में एक टर्बोचार्ज इंजन कभी भी बढ़िया नहीं है कि आप किसी भी ब्रांड का ले लो, लेकिन फिर वही है कि कितनी माइलेज आप निकाल पाओगे। आज हम यही चेक कर रहे हैं कि
कितनी माइलेज जो है ये गाड़ी दे देगी एक नॉर्मल। ऐसा भी नहीं है कि आप गाड़ी खरीद लो और फिर आप सोच रहे हो कि चलो यार कोई नहीं, हाईवे पे मैं इससे 19-20 की माइलेज निकाल लूँगा, सिटी में मुझे कम चलाना है, सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कम भी देगी तो चलेगा। और फिर जब आप गाड़ी खरीद लो और हाईवे पे वो माइलेज ही आपको निकाल के दे फिर 13-14 का, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम माइलेज देगी। आपने कोई वीडियो देखी या आपने कुछ ब्रांड्स के फिगर देख ली, ARAI माइलेज जो जनरली जो है ब्रांड क्लेम करता है, वो भी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा होती है, वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड माइलेज नहीं होती। अभी ब्रांड इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर 19.68 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करता है एंड ऑटोमेटिक के ऊपर आई थिंक 19.0506 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करता होगा। तो 19 की मोटे मोटे पकड़ के चलो कि 19 की माइलेज क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में गाड़ियाँ 19 की माइलेज नहीं देती है। और ये सिर्फ स्कोडा के लिए नहीं है, ये हर एक ब्रांड के साथ है। वो ARAI माइलेज जो निकाल के देते हैं वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड माइलेज नहीं देती। रियल वर्ल्ड माइलेज काफ़ी कम होती है ARAI के कंपैरिजन में। लोग कुछ वीडियोस जो कर रहे हैं यूट्यूब पे, मैं आज काइलैक की देख रहा था तो ही मेरे माइंड में ये चीज़ बार बार आ रही है कि लोगों ने वीडियो डाल रखी है गाड़ी 30 की माइलेज दे रही है, गाड़ी 40 की माइलेज दे रही है, कुछ लोगों ने 22 की माइलेज क्लेम कर रखी है। वो एक शॉर्ट वीडियो है, जनरली लोगों का अटेंशन जो है वो ग्रैब करने के लिए वो वीडियोस होती है। हमारे चैनल पे भी आपको एक थार की वीडियो मिल जाएगी जो कि हमने ऐसे ही डाल दी थी, उस पर काफ़ी व्यू भी आए थे, आई थिंक कि 10 मिलियन 12 मिलियन के करीब व्यू आए थे। बट हमने उसके बाद जो है वैसी कोई भी वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाली, क्योंकि वो मिसगाइड करती है लोगों को। हमने उसमें दिखाई थी कि थार 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, जबकि एक्चुअल में एक थार 4x4 आपको 12-13 के करीब का ही माइलेज देती है। आज मैं काइलैक के बारे में थोड़ी सी ऐसे ही रिसर्च कर रहा था कि लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या लोगों के क्वेश्चंस हैं काइलैक के बारे में, कैसी गाड़ी है वगैरह वगैरह। कुछ थोड़ी सी रिसर्च करना ज़रूरी है ताकि फिर लोगों को उन चीज़ों का उनके सवालों का जवाब मिल सके। तो वहाँ पे वीडियोज़ आ रही थी 30 की माइलेज 40 की माइलेज, जो कि एक्चुअल में कोई सेंस नहीं बनाती है। और अगर आप उस वीडियो को देख के या फिर आप थोड़ा अपने दिमाग में रख के उसको और गाड़ी ख़रीद लेते हो तो काफ़ी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ें देखते हैं गाड़ी के बारे में, बट फिर भी कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन चीज़ों से। जैसे कि अभी रिसेंटली टाटा ने अपनी टियागो को लॉन्च किया, तो उसका जो इलेक्ट्रिक का प्राइस था वो बास के साथ काफ़ी कम था। एज ए सर्विस लेते हो तो काफ़ी कम प्राइस था। और मेरे गांव के ही 2 लोगों ने मेरे से पूछ लिया कि भाई यार वो टियागो इलेक्ट्रिक ले लूँ क्या, वो ठीक है क्या, उसका प्राइस तो काफ़ी सस्ती है, वो काफ़ी सस्ते में आ रही है। तो थोड़ा वो मिसगाइड भी हो जाते हैं लोग, क्योंकि लोग बताने वाले भी अलग है और समझने वालों का भी ये है कि उनको वो चीज़ें उनको पता नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार आदमी बोलना क्या चाह रहा है। और कुछ लोग मिसगाइड भी करते हैं कि ये इतने से स्टार्ट होगी और इसमें ये फीचर मिलेगा, तो वो थोड़ा वो मिसगाइड वाली सिचुएशन जो है वहाँ पे हो जाती है। तो दैट्स वाई मैं बस यही कहूँगा कि भाई थोड़ा आप वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा कम मिसगाइड करो, और तो क्या, मतलब कि थोड़ा रियल वीडियो बनाओ, थोड़ी रियल चीज़ों पे बात करो। क्योंकि अगर कोई आदमी गाड़ी खरीदता है तो उसका काफ़ी पैसा उसमें जाता है। एक्चुअल में एक मिडिल क्लास आदमी के लिए एक गाड़ी, ये मान लो कि 8-10 साल की मेहनत है और वो रखता भी है उसको 8-10 साल। तो ऐसा ना हो कि आपकी वीडियोस देख के कोई आदमी जो है वो मिसगाइड हो जाए। ठीक है, चलिए फ्यूल एफिशिएंसी पे थे हम, भटक गए हैं अपने टॉपिक से। गाड़ी अपनी चल चुकी है 23 किलोमीटर एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मुझे शो कर रही है 14.9 किलोमीटर पर लीटर की। तो सबसे पहले बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो देखो काफ़ी बड़ा लगता है एक्चुअल में डैशबोर्ड ग्लास से, और यहाँ तक स्क्रीन का डिस्टेंस ना थोड़ा बड़ा आपको लगने वाला है। बोनट एरिया अगर सीट आपकी नीचे है तो उतना विजिबल नहीं रहता। हाँ, अगर आप सीट को काफ़ी ऊपर करके बैठना पसंद करते हो तो फिर आपको बोनट एरिया विजिबल रहता है एंड ओवरऑल विंड स्क्रीन में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। सेकंड चीज़, ORVMs में विजिबिलिटी काफ़ी डिसेंट है। IRVM में विजिबिलिटी जो है वो ठीक ठाक है, क्योंकि ग्लास एरिया जो है वो हल्का छोटा है। और हेडरेस्ट अगर जैसे मेरे पूरे अभी तीनों ऊपर है हेडरेस्ट, तो विजिबिलिटी जो है थोड़ी सी हैम्पर होती है। तो अगर 3 बंदे बैठे हैं सीट पे पीछे तो फिर आपको इसमें विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। ए पिलर वगैरह जो है वो ठीक ठाक साइज़ के है, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट वगैरह क्रिएट नहीं करते हैं एंड उससे आपको कोई इशू भी नहीं होगा। अब इनको गधों को पता ही नहीं है कि भाई टॉप लाइन में चला रहे हैं हमको लेफ्ट चलना चाहिए, राइट चलना चाहिए, बीच में चलते रहेंगे बस रोड के।
ओके, देन नेक्स्ट चीज़ जो है कि क्या क्या चीज़ें रीच में है, अर्गोनॉमिक्स वाइज कैसी है गाड़ी। तो बटन्स वगैरह काफ़ी डिसेंट है। देखो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, इस तरफ जो है वो आपके पास MID को कंट्रोल करने के लिए बटन वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। एंड आपके हेडलैम्प के कंट्रोल्स इस तरफ है और यहीं पे क्रूज कंट्रोल भी माउंट किए गए हैं। क्रूज कंट्रोल लगाने का तरीका थोड़ा सा इसका डिफरेंट है, मतलब कि और नॉर्मल गाड़ियों से जैसे वो बटन से इधर लगाते हो ना, उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। देखो ये एक बटन है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं कुछ बी रोल्स डाल दूंगा। तो आप इसको ऑन करोगे एंड फिर जो सामने इसके बटन है इसको आप प्रेस करोगे एंड स्पीड कम करने के लिए फिर आप इसको जो है वो नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हो, आपकी स्पीड कम होती रहेगी। ठीक है, तो ठीक है, क्रूज कंट्रोल थोड़ा सा आप इसको यूज करोगे तो इस बटन से यूज हो जाओगे, ऐसा कोई समस्या नहीं आएगी आपको। स्क्रीन भी काफी डिसेंट साइज की है, बिल्कुल ऊपर की तरफ ज्यादा माउंटेड नहीं है, व्यूइंग एंगल ठीक है, ओवरऑल जो प्लेसमेंट है वो ठीक है। आराम से अगर आपको कुछ कंट्रोल करना भी है चलती गाड़ी में तो भी आप कर सकते हो, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होती है स्क्रीन की वजह से। हाँ, एक दो चीज़ें हैं जैसे कि AC के जो बटन्स है वो काफ़ी नीचे हैं, स्पेशली ये फैन स्पीड वाला और कंट्रोल वाला, और ये टच बटन्स दिए गए हैं तो इनको टॉगल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ये भी कुछ हार्ड बटन्स होते तो बेटर रहता। ओके, सो अर्गोनॉमिक वाइज जो है वो गाड़ी सॉर्टेड है। मैं पहले तो क्रूज ऑफ करता हूँ और अपने कंट्रोल में लेता हूँ गाड़ी का कंट्रोल। देखो क्रूज कंट्रोल ना लोग बोलते हैं यार कि काफ़ी यूजफुल होता है हाईवे के लिए, बट मैं इसको काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, रेयरली ही यूज़ करता हूँ, काफ़ी कम भी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई हाईवे ही नहीं है कि जहाँ पे मैं क्रूज कंट्रोल लगा के छोड़ दूँ, गाड़ी चलती रहे। मैं अभी रिसेंटली हरिद्वार की तरफ गया तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। देन मैं बम्बई एक्सप्रेस वे पे गया था कुछ दिन पहले, वहाँ पे भी भीड़ है। KMP पे तो भीड़ है ही है, और मैं वहाँ अहमदाबाद की तरफ भी गया हूँ 1-2 बार। तो मुझे एज सच कोई वो नहीं लगता बार बार क्रूज कंट्रोल को ऑन करना ऑफ करना, फिर पता नहीं क्यों मैं यूज टू नहीं हो पा रहा हूँ इस फीचर के, और मुझे ये फीचर लगता नहीं है कोई ज़्यादा काम का फीचर है। अब लोग तो बोलते हैं कि हाईवे के लिए बड़ा काम का है, बट मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। आपका क्या ओपिनियन है आप बताना मुझे कमेंट करके। एंड और एक वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो अलग ही चीज़ है, वो उसके बारे में बात करेंगे कभी। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाली कोई गाड़ी आएगी ना उस दिन उसके बारे में बात करेंगे, एडास वाली कोई गाड़ी आएगी तो। सो सीन ये है कि 44 किलोमीटर चल चुके हैं, 16.9 किलोमीटर पर लीटर MID में अभी हमें शो कर रही है। हम 90 के अप्रोक्स ही जो है वो क्रूज कर रहे हैं, और एवरेज स्पीड आप देखोगे तो 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड हमारी गाड़ी दिखा रही है। स्टीयरिंग थोड़ा हल्का है, सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, तो कॉम्बिनेशन ना उतना जम नहीं रहा है, कि थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा नेगेटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है, बस थोड़ा और अगर हो जाता वो फील तो मज़ा आ जाता है। सिटी में कल मैं इसको चला रहा था, सिटी में ओवरऑल मुझे गाड़ी काफ़ी डिसेंट फील हो रही थी। ओवरऑल हैंडलिंग के मामले में, बैलेंसिंग के मामले में, थोड़ा स्टीयरिंग जो है ना वो लाइट आपको लग सकता है हाईवे के हिसाब से। 120 एंड 140 पे जाके वो वेट गेन करे स्टीयरिंग, बट उतनी स्पीड यहाँ पे है नहीं, उतनी स्पीड में मैं गाड़ी लेके जा नहीं सकता। थोड़ा ओपन हाईवे आएगा तो वो चीज़ भी जो है मैं चेक करूँगा। फिलहाल 17.3 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है वो गाड़ी हमें शो कर रही है। एंड I am driving at 100। देखो नॉइस नहीं है गाड़ी में, इंजन नॉइस नहीं आती, काफ़ी इंसुलेटेड है गाड़ी का कैबिन। आपको रोड नॉइस, ये रोड थोड़ा सा ख़राब है इस वजह से थोड़ी आपको रोड नॉइस सुन सकती है इस माइक के अंदर, लेकिन बाकी रोड नॉइस भी जो है, अगर प्लेन हाईवे होगा, थोड़ा अच्छा रास्ता होगा, वो डांबर वाला रास्ता थोड़ा बढ़िया होगा, तो फिर आपको रोड नॉइस भी नहीं आएगी। इंजन की नॉइस नहीं आ रही है एक्चुअल में, हाईवे पे तो बिल्कुल आपको सुनाई नहीं देगी। अगर आप क्रूजिंग स्पीड पे चल रहे हो, थोड़ा बहुत ओवरटेक भी कर रहे हो, तब भी आपको नहीं आती है। सिटी में हालांकि कल मैं थोड़ा इसको खींच के देख रहा था, थोड़ा वो पावर फील कर रहा था, तो आ रही थी, बट उसको भी नॉइस नहीं कह सकते, क्योंकि इंजन इतनी अच्छी आवाज़ निकालता है ना, आपको लगेगा कि चलो थोड़ी और आनी चाहिए, थोड़ा और वो पावर फील होनी चाहिए, वो स्पोर्टीनेस जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर फील होती है सिटी के हिसाब से भी। सो नॉइसी इंजन तो मैं बिल्कुल इसको नहीं मानूंगा। हालांकि कुछ लोग बोल सकते हैं क्योंकि एक 3 सिलेंडर इंजन है, आवाज़ तो करता ही है, बट एक अच्छी आवाज़ निकालता है, मज़ा आता है उसको सुनने में। और हाईवे पे अभी तक कोई भी किसी तरह की आवाज़ नहीं है। फ्लुएंटली गाड़ी ओवरटेक करती है, फ्लुएंटली चलती है। आप पैडल प्रेस करोगे और गाड़ी आपकी जो है वो बढ़िया से ओवरटेक करेगी। हाँ, मैं थोड़ा लेफ़्ट राइट गलत साइड से ओवरटेक कर रहा हूँ, बट उसकी वजह यही है कि ट्रक वाले टॉप लाइन में चल रहे हैं। मैंने एक रील डाली थी, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि गाड़ी वालों को गाड़ी चलानी नहीं आती, ट्रक वालों को बड़ी अच्छी चलानी आती है, बट
वो चलाने के ऊपर बात थी ही नहीं, वो बात थी एक्चुअल में कि कितना रूल को फॉलो किया जाता है। और वो बात थी मेन कि ट्रक्स जो है वो मेन लाइन में, टॉप लाइन में चलते हैं, वो भी धीरे धीरे सारी लाइनों को घेर के चलते हैं। केएमपी छोड़ के हम अभी कटरा एक्सप्रेस वे की तरफ चल पड़े हैं और यहाँ पे गाड़ी में टायर नॉइस आना बिल्कुल बंद हो गया था जैसे ही मैं रोड पे चढ़ा था। ये देखो, बॉडी रोल ना उतना फील नहीं होता है एक्चुअल में, तो गाड़ी में काफ़ी ठीक ठाक साइज़ है। हाइट हालांकि इसकी कुसैक से थोड़ी ज़्यादा है, 5-5 mm का ही डिफरेंस है, बट फिर भी वो बॉडी रोल वगैरह सच कोई ज़्यादा जो है वो फील नहीं होता है। कॉर्निंग अगर आप करते हो तो कॉर्निंग भी गाड़ी काफ़ी डिसेंट तरीके से करती है। आपको कॉन्फिडेंस जो है ना वो आता है कॉर्निंग करने में भी। जब ऑटोमेटिक के बाद मैं मैनुअल चलाता हूँ ना तो मेरे को याद ही नहीं रहता कि गियर डाउन करना है या गियर अप करना है, तो वो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इस गाड़ी को अपन खींच के देखेंगे क्योंकि यहाँ की स्पीड लिमिट है 120 km/h की। सो ये देखो अभी 5th गियर में है। आपको ना MID में शो करती रहेगी कि आपको अभी 5th से 6th में कब जाना है या फिर आपको 4th से 5th में कब जाना है, वो इंडिकेशन बार बार आती रहती है। एंड ओके, सो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा रुक के कटरा एक्सप्रेस वे पे और कुछ एक गाड़ी के शॉट्स वगैरह लिए जाए, बट नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि भाई आ गई है बारिश और हमने काफ़ी वेट किया पर बारिश रुक नहीं रही है। एंड गाड़ी हमने स्टार्ट नहीं छोड़ी, बिल्कुल जैसे हम लेके आए वैसे ही बंद कर दी थी। सो माइलेज पे कोई भी डिफरेंस उससे नहीं पड़ा है। चलिए तो अभी वापस चले या रुक गई बारिश? नहीं, अभी भी आ रही है और रुकने का नाम ले नहीं रही है। डिफॉगिंग एक बार हम थोड़ी सी ऑन करते हैं, थोड़ा हम फैन स्पीड को कम करते हैं एंड यू टर्न ले रहे हैं। चलिए, ये जो पावर है ना 1 लीटर TSI की, जब भी आप गाड़ी को भगाना चाहोगे ये देखो, तो थोड़ी माइलेज ड्रॉप होगी बट कोई नहीं, थोड़ा फन भी ज़रूरी है यार। ये देखो बारिश की बूंदें कैसे ऊपर से जा रही है विंड स्क्रीन से। अब इजीली ट्रिपल डिजिट आराम से गाड़ी रीच कर जाती है। और ऐसा नहीं है कि ट्रिपल डिजिट जाने के बाद गाड़ी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं देती, वो हिलती नहीं है। अगर थोड़े बहुत रोड के एंडुलेशंस भी आते हैं, थोड़े उतार चढ़ाव भी आते हैं, तब भी ये काफ़ी स्टेबल फील होती है। वो एक बड़ी चीज़ है स्कोडा के पास। मेनली जो ये इनका प्लेटफॉर्म है, NQB प्लेटफॉर्म, ये आई डोंट नो कि ये बार बार क्यों, ये शायद स्कोडा बोलने पे ऑन हो रहा है, बट हाँ ये बार बार ऑन हो जा रहा है। अरे नहीं चाहिए भाई कोई हेल्प हमें। तो जो इनका प्लेटफॉर्म है ना ये काफ़ी स्टेबल है, वो सॉलिड फील देता है, वो उस हिसाब के ड्राइविंग डायनेमिक्स आपको प्रोवाइड करता है कि गाड़ी हाई स्पीड पे स्टेबल रहे। काफ़ी तेज़ एक्चुअली में बारिश अभी आने लगी है, बट चलिए अपने को क्या है, अपने को अब वापस पेट्रोल पंप पे जाना है, उस फ्यूल पंप पे जाना है और गाड़ी रिफिल करवानी है। 63 किलोमीटर हम चल चुके हैं एंड माइलेज गाड़ी निकाल के हमें दे रही है 16.2 किलोमीटर पर लीटर। और 6th गियर लगाना मैं भूल गया था अभी, बट यहाँ पे ये इंडिकेशन दे रहा था कि 6th गियर में आप गाड़ी को लेके जाओ। तो हम लगभग वो एक्सप्रेस वे से ना 2 किलोमीटर ही आए और यहाँ पे देखो बिल्कुल भी बारिश नहीं आई है यहाँ पे अभी तक तो। पर जैसे ही हम उतरे बारिश आना स्टार्ट हो गई है। ये हमें आज नहीं बनाने देंगे एक रील। 10 कदम पे बारिश आ रही है, 10 कदम पे बारिश नहीं आ रही है, ऐसा ही चल रहा है। अभी वहाँ रुके वहाँ आ गई और अभी यहाँ पे एक भी बूंद नहीं आ रही है। देखो हाईवे पर्पज के हिसाब से अगर आपको एक सब कॉम्पैक्ट SUV चाहिए ना तो ये एक अल्टीमेट चॉइस आपके लिए बन सकती है। काफ़ी सारे पॉइंट्स है, काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है जो इसके फेवर में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके फेवर में जाती है, इस गाड़ी के फेवर में जाती है। क्या क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बाकी एक इंस्टाग्राम पे रील में डालूंगा पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए, सो आप जाके इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हो। अभी देखो गाड़ी ना 90 पे 2000 RPM के आसपास मैनेज करती है। जैसे ही 90 के ऊपर जाती है तो फिर 2000 RPM क्रॉस करती है। RPM बैंड अगर आपको ऊपर नहीं दिख रहा तो मैं इसका दूसरा जो है वो ये वाला चेक करो। अभी स्पीड आपको राइट साइड में दिखेगी। सो अभी 2000 से हल्का सा ऊपर जा रही है, 92 की स्पीड पे हम चल रहे हैं।
सो मैं बता रहा था आपको कि 90 पे 2000 आरपीएम के आसपास रहती है, और अगर आप 90 के बैंड पे गाड़ी को क्रूज करते हो तो एक अच्छी माइलेज आप इससे निकाल पाओगे। अच्छी का मतलब है कि आप लगभग 18-19 के करीब का माइलेज जो है वो निकाल पाओगे अगर आप 80-90 क्रूज करते हो तो, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी फिर वो फास्ट चलाओगे या फिर थोड़ा सा भी आप हार्श चलाओगे तो फिर आपकी फ्यूल इकोनॉमी डेफिनेटली ड्रॉप होने वाली है। अभी देखेंगे कितनी माइलेज देती है, क्योंकि हमने एज सच कोई 80-90 के बैंड पे नहीं चलाई है, हम बढ़िया हमने खींची भी है 120-100 तक, और थोड़ा हार्श भी जो है वो ओवरटेकिंग किए हैं, जो कि जनरली जो है हाईवे पे लोग करते हैं। तो फिर देखते हैं कितनी माइलेज देती है। अब वहाँ पे बारिश आ रही थी, यहाँ पे आंधी जो है वो आ रही है। ये मैनुअल काफ़ी क्विक जो है वो बिहेव करता है, क्विक इन द सेंस कि आप क्विक ओवरटेकर आपको करना है, आपको जल्दी जल्दी जो है वो स्पीड गेन करनी है, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है मैनुअल गियर बॉक्स। गियर नोब थोड़ा छोटा सा, थोड़ा क्यूट सा आपको लगने वाला है। गियर ट्रैवल जो है ना वो भी काफ़ी छोटा है, जैसे कि अभी 6th में हूँ मैं, अगर मैं 5th में जाता हूँ तो बहुत दूर तक नहीं जाता है। देखो अभी 5th में चला गया, सेम टाइम ये थोड़ा सा जो है वो ट्रैवल है इसका, और 6th में चला जाता है। ठीक है, गियर नोब में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मतलब कि थोड़ा आपको टाइट लग सकता है इसका ओवरऑल जो गियर नोब है, गियर जैसे लगते हैं, थोड़ा टाइट फील हो सकता है, बट एज सच कोई प्रॉब्लमेटिक जो है वो थिंग नहीं है, ये बढ़िया है। गियर इंजन काफ़ी अच्छे से टैकल करता है सारे गियर्स को। आप 3rd गियर में भी अगर 70-80 चलते रहो इस गाड़ी में तो भी आपको वो इंजन नॉइस तो आती नहीं है अंदर, और आपको पता नहीं चलता है, कहीं से भी देख के ही पता लग सकता है। बाकी गाड़ी के अंदर किसी तरह की वाइब्रेशंस वगैरह वो सब चीज़ें क्रिएट नहीं होती, कोई इंजन नॉइस नहीं आती है। ठीक है, तो मैनुअल के साथ तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप हाईवे पे चलते हो तो मैनुअल आपको परेशान भी नहीं करेगा। आप आराम से 6th गियर में 5th गियर में आपने गाड़ी डाली एंड यू आर गुड टू गो। आपको फ्रिक्वेंटली वो गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ते हैं। हाँ, थोड़ा इसकी पोजीशन जो है ना वो मेरे को ठीक कम लगती है, थोड़ा ये नीचे की तरफ प्लेस किया गया है। जैसे मैं अगर इसके हैंड रेस्ट पे अगर अपना हाथ रखता हूँ और मैं इस गियर नोब को पकड़ता हूँ तो ये हल्का सा नीचे लगता है मेरी हाइट के हिसाब से। तो थोड़ा अगर ऊपर होता तो थोड़ा और बेटर इसको शिफ्ट करने में या फिर वो कंफर्ट जो है वो कहीं ना कहीं निकल के आता। तो ये एक चीज़ है बस। ओके, देन क्लच जो है ना वो क्लच का ट्रैवल इसका काफ़ी है, काफ़ी डीप जाती है क्लच, और काफ़ी ऊपर आके जो है वो रिलीज होती है। वो ओवरऑल जो ऊपर से नीचे तक का ट्रैवल है उसके लिए आपको पैर उठाना पड़ता है, और बार बार वो अगर आपको क्लच दबानी पड़ेगी तो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जो है वो चीज़ हो सकती है। फाइटिंग पॉइंट ठीक है, ओवरऑल क्लच स्मूथ है, बस वो ट्रैवल का थोड़ा सा इशू जो है वो आपको लगने वाला है। अगर आप कोई और गाड़ी चलाते हो तो थोड़ा आपको लग सकता है ट्रैवल ज़्यादा। ओके, उसके अलावा तो सब चीज़ें ठीक है। नीचे डिस्टेंस जो है वो भी ठीक है। ब्रेक में ब्रेक पैडल, क्लच पैडल में डेड पैडल भी ऑफर किया जाता है, तो एज सच कंफर्ट वाइज कोई वो नहीं है। हाँ, थोड़ा जब आप डेड पैडल पे पैर रखते हो तो ये वाला जो एरिया है ना ये आपको पुश करता रहता है, तो एर्गोनॉमिक वाइज ये थोड़ी सी समस्या यहाँ पे वो लग सकती है अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। सीटिंग कंफर्ट ओके है, सीटिंग जो है सीटें थोड़ी सी टाइट की तरफ है, कुशन क्वालिटी जो तो है थोड़ी सी स्टिफ है, तो हाईवे पे काफ़ी बढ़िया से सपोर्ट करके रखती है। इस वजह से आप हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव आराम से कर सकते हो। जो ज़्यादा कुशनी सीटें होती है ना उनमें थोड़ी सी थकावट हो जाती है जब आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हो, बट ये वाली सीटें आपको लॉन्ग ट्रिप्स में काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेगी। एंड वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन जो है वो भी आता है, और काफ़ी बढ़िया जो एयर फ्लो है वो काफ़ी अच्छा है। हमने रिसेंटली सिटी चलाई थी, होंडा सिटी, उसमें बताया था कि वो एयर फ्लो उतना अच्छा नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि भाई हवा आ रही है कि नहीं आ रही है पीठ पे, लेकिन इसमें पता चलता है। और जब आप ये चलाते हो ना तो आवाज़ भी काफ़ी करते हैं इसके फैंस, तो पता चलता रहेगा आपको कि हाँ वेंटिलेटेड सीट्स आपकी ऑन है, वो नॉइस भी क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी अच्छी है, बस वो थोड़ा नॉइस का है कि वो होती है, बट वो है कि म्यूजिक वगैरह आप चलाओगे तो आपको कोई भी फिर साउंड नहीं आएगी अच्छा। ठीक है, और अभी देखो हम 110 चल रहे हैं, और गाड़ी ना काफ़ी बढ़िया से मैनेज करती है स्पीड्स को, ये रोड की एंडुलेशंस को काफ़ी बढ़िया मैनेज करती है, पता नहीं चलता कि गाड़ी स्पीड में है, वो एक अच्छी चीज़ है। स्कोडा का डीएनए यही है कि भाई आपको एक प्लांटेड राइड मिले, वो राइड एंड हैंडलिंग आपको उस हिसाब की मिले कि गाड़ी चलाने में मज़ा आए, और वो चीज़ काइलैक
अच्छे से जो है वो करती है आपके लिए। तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि अगर आप काइलैक लेते हो और हाईवे ड्राइव के लिए स्पेसिफिकली जो है वो इस गाड़ी को आप चूज़ करते हो तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है अपनी सेगमेंट की। तो अभी देखो 490 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। जब अब निकले थे तब भी तो 490 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा था ये, है? कितनी थी? 490 थी ना रेंज ना, मतलब जो डिस्टेंस तक चली थी। हाँ रेंज काफ़ी चल जाएगी। 82 किलोमीटर हम चल चुके हैं एंड 16 किलोमीटर पर लीटर पे ही हमारी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो आके रुक गई है। एवरेज स्पीड एक टाइम पे 63 चल गई थी, लेकिन अभी फिर से 53 के करीब करीब आ गई है। तो कटरा वाले पे हम थोड़ा चले ना, उस वजह से जो है वो वहाँ पे स्पीड अच्छी 120 की चले गए थे हम, बट यहाँ पे 100 की ही स्पीड लिमिट है। एंड ट्रैफिक भी आप देखो, ये सामने गाड़ी वाला, ये क्या स्पीड है भाई इसकी टॉप लाइन में चलने की। चलिए तो अब आपसे डायरेक्ट मिलते हैं अपन फ्यूल पंप पे। ओके, सो आफ्टर ड्राइविंग 122 किलोमीटर हम आ गए हैं सेम फ्यूल पंप पे जहाँ से हमने गाड़ी को रिफिल करवाया था। चलिए रिफिल करवाते हैं, देखते हैं कि माइलेज कितनी दी है गाड़ी ने। ऑटो कट तक करना, ठीक है? लगभग 8 लीटर जो है वो पेट्रोल आया है और गाड़ी अपनी चली है 122 किलोमीटर। चलिए माइलेज कैलकुलेट करके देखते हैं फिर। 122 किलोमीटर चली है अपनी गाड़ी और फ्यूल आया है 7.93। सो माइलेज निकल के आई है 15.38 किलोमीटर पर लीटर की। गाड़ी हमें शो कर रही है अभी भी 16.1 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन एक्चुअल माइलेज जो निकल के आई है वो आई है 15.38 किलोमीटर पर लीटर। तो देखो, एक टर्बो चार्ज इंजन के हिसाब से माइलेज आई थिंक डिसेंट है। अगर आप कंटिन्यूस फिर वो 80-90 के बैंड पे चलाओगे, आप वो माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी चलाओगे, क्रूज कंट्रोल लगाओगे, तो फिर आप जा सकते हो आराम से 19 के आसपास की माइलेज जो है वो निकाल सकते हो। 18-19 मैक्स, उससे ऊपर माइलेज नहीं देगी ये गाड़ी। लोग जो बोल रहे हैं ना कि 30 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, तो वैसा कुछ भी नहीं है, वो सब मार्केटिंग मान लो या कुछ भी मान लो। बट ये टर्बोचार्ज इंजन आपको 16, 17, 18 के करीब करीब की माइलेज जो है वो निकाल के दे देगा, डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग बिहेवियर। अगर आप फिर वो 120 क्रॉस करोगे तो फिर आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको ये 15 प्लस का माइलेज देगी, बिल्कुल नहीं देगी। ये गाड़ी आपको 13-14 का माइलेज निकाल के देगी। एंड अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है स्कोडा काइलैक से रिलेटेड, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।